नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। ठीक है, नाम से आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा, म्यूटेशन भी आपको नाम से ऐसा लगा होगा, पता नहीं क्या कौन सी चीज़ हो गई कि मैंने तो साइंस तो मैंने इस चक्कर में छोड़ा था, लॉ तो इस चक्कर में लिया कि साइंस से पीछे छूटे और फिर म्यूटेशन आ गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नाम डराने वाले काम है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स आप एक तरीके का एक डॉक्यूमेंट समझ लो जो जिस एक लैंड का इन्फॉर्मेशन जिसमें रहती है कि भैया ये ज़मीन है किसके नाम पे, क्या काम हो रहा है, बस ये काम सिंपल सा। अपनी कॉपी समझ लो आप तो रिकॉर्ड ऑफ राइट्स से। अब देखते हैं ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स है क्या। सेक्शन 108 में बताया हुआ है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, एक मिनट में मेरा वो निकाल लूँ, लेज़र अच्छी लगती, लेज़र ये। A record of rights shall be prepared and maintained for every village area and for each sector of every urban area, and such record shall include following particulars. हर विलेज एरिया के लिए, हर अर्बन एरिया के लिए रिकॉर्ड बनाया जाएगा। रिकॉर्ड की बात हो रही है, एंड सच रिकॉर्ड शैल इंक्लूड फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अब रिकॉर्ड में होगा क्या भैया, एक आपने बोल तो दिया कि एक डॉक्यूमेंट मेंटेन होगा, एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा। अब रिकॉर्ड में क्या क्या होगा, द नेम्स ऑफ ऑल भूमि स्वामी टुगेदर विद सर्वे नंबर, प्लॉट नंबर हेल्ड बाय देम एंड पर्पस फॉर विच दे आर बीइंग यूज्ड एंड देयर एरिया एंड स्टेटस ऑफ इरिगेशन इन केस ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर। कि भैया कौन कौन उस जगह पर भूमि स्वामी कौन कौन रहते हैं, सर्वे नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, और वो ज़मीन किस पर्पस के लिए यूज़ हो रही है, और अगर वो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ हो रही है तो स्टेटस ऑफ इरिगेशन क्या है उस ज़मीन पर। समझ रहे हो, सबसे पहला तो ये। Second, the names of all government lessees and such classes of lessees as may be specified by the state government together with survey number or plot number or plot held by them and purposes for which they are being used and their area and status of irrigation। वही सेम टू सेम चीज। नेम ऑफ भूमि स्वामी के नेम ऑफ ऑल गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट लीज पे ली हुई है वो चीज तो गवर्नमेंट लेसीज। Name of all person occupying the abadi of the village or in urban area, all person occupying the land which was abadi of a village before the constitution of such urban। की urban area के डायरेक्ट तो कहीं पर सिटी नहीं आ गई होगी, सिटी के पहले होगा तो वो भी विलेज ही ना, है ना। तो क्या आबादी थी, ठीक है, क्या क्या लोग थे, जो लोग उस विलेज में थे, उस विलेज में कौन कौन लोग थे, आप तो ये समझो बस। उस विलेज में कौन कौन लोग थे, उन लोगों के नाम, as the case may be along with the nature of their interest in land, plot number held by them and purpose for which the वही सेम टू सेम, सब जगह सेम ही सेम बोल रहा है। नाम, लैंड, पर्पस क्या था, प्लॉट नंबर वगैरह वगैरह सब। द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड असाइंड और ग्रांटेड टू एनी पर्सन बाय द स्टेट गवर्नमेंट और बाय द पर्सन ऑथराइज्ड अंडर एनी इनेक्टमेंट और डायरेक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और द सेंट्रल गवर्नमेंट along with ये बाद में आप ये थोड़ा अभी एक मिनट रुक जाओ। अब ये क्या बोल रहा है, फोर्थ पॉइंट, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंटरेस्ट इन लैंड असाइंड और ग्रांटेड टू एनी पर्सन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। की क्या इंटरेस्ट से किस नेचर वो लैंड दी हुई है, उसका नेचर क्या है, उस किस एक्सटेंट तक आप इंटरेस्ट अपना एक्सटेंड कर सकते हो। समझ रहे हो, ये सब चीज़ें मतलब एक तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन मान लो आप, वो चीज़ें आप वो स्टेट गवर्नमेंट दे सकती है, मतलब ये सब रिकॉर्ड ऑफ राइट में मेंशन होगा। अब अलोंग विथ क्या, द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट। सबसे पहली चीज, साथ में लैंड रेवेन्यू और लीज रेंट पेएबल बाय सच पर्सन, सच अदर पर्टिकुलर्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ये सब चीजें रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मेंशन होंगी। ठीक है, द रिकॉर्ड ऑफ राइट शैल बी प्रिपेयर ड्यूरिंग अ लैंड सर्वे और वेन एवर द स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट। सीधी सी बात है। सेक्शन 109, एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड। अब क्या है ये चीज, एनी पर्सन लॉफुली एक्वायरिंग एनी राइट और इंटरेस्ट इन लैंड शैल रिपोर्ट हिज एक्विजिशन ऑफ राइट विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ सच एक्विजिशन इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड। भैया कोई भी आदमी किसी जमीन पर किसी जमीन को एक्वायर करता है, मतलब खरीदता है, ठीक है, तो फिर आदमी क्या करेगा, उस जमीन जो भी उसने खरीदी है वो विद इन 6 months 6 महीने के अंदर अंदर वो रिपोर्ट करेगा। किसको, टू द पटवारी इन नॉन अर्बन एरिया एंड टू द नगर सर्वेक्षक इन अर्बन एरिया। गांव में पटवारी को, शहर में नगर सर्वेक्षक को, और टू एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ, या फिर तहसीलदार को। ठीक है,
तहसीलदार दोनों जगह। समझ गए आप? ये तो बिल्कुल सिंपल पॉइंट है, इसमें कुछ समझ, MPLRC में कुछ समझने का नहीं, हिंदू मैरिज एक्ट में कुछ समझने का, हिंदू सक्सेशन एक्ट में कुछ समझने, सब इन्फॉर्मेशन है ये। यहाँ पर कुछ समझने वाला है ही नहीं, ठीक है। और MPLRC में तो, लैंड रेवेन्यू कोड में तो कुछ समझने वाला नहीं है। तो आप सोच रहे हो कि यार कुछ ऐसी चीज़ है कि जो समझने वाली नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखनी है, और मैं तो आपको ये भी नहीं बोलूँगा कि आप याद कर लो। एक आदमी, एक इंसान है, हम लोग कितना याद करेंगे? याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो याद करता ही नहीं हूँ, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट व्हेन द पर्सन एक्वायरिंग द राइट इज अ माइनर और इज अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड, provided that when the person acquiring the right is a minor or is otherwise disqualified, his guardian or other person having charge of his property shall make the report to the पटवारी और नगर सर्वेक्षक। और ये सब आ गया समझ में आपको कि या तो माइनर है या फिर डिस्क्वालिफाइड कर दिया उसको इस काम से, तो उसका जो गार्जियन है ना, या फिर कोई और पर्सन, वो फिर रिपोर्ट करे। वो नहीं कर पा रहा तो वो उसका गार्जियन करेगा, सीधी सी बात है, ठीक है। अब आपको समझ में आया सेक्शन 109, एक्विजिशन ऑफ राइट्स टू बी रिपोर्टेड। आपने किसी लैंड को एक्वायर किया है, ठीक है, तो उसको आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, सीधी सी बात ये बोल रहा सेक्शन 10। अब एक्सप्लेनेशन मतलब वो बता रहा है कि जैसे इधर ही देखो आप, अदर्स डिस्क्वालिफाइड, यहाँ पे अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड। अब इसका मतलब क्या? तो अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड मतलब इंक्लूड द पर्सन विद डिसेबिलिटी एज डिफाइंड इन क्लॉज एस ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016। अब इसमें जो चीज़ बताई गई है वो होगा अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड का मतलब अ पर्सन इन हुज फेवर अ मॉर्गेज इज redeemed or paid off or a lease is determined acquires a right within the meaning of this section। कि भैया एक आदमी जिसके फेवर में एक मॉर्गेज जो है वो रिडीम होता है या पेड ऑफ होता है, तो फिर उसको क्या बोला जाएगा कि उसने राइट एक्वायर कर ली इस सेक्शन के अंडर। अब द राइट मेंशन अबव डज नॉट इंक्लूड एन ईजमेंट और अ चार्ज नॉट अमाउंटिंग टू अ मॉर्गेज ऑफ द काइंड स्पेसिफाइड इन सेक्शन 100 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। समझ गए? तो ये जो ऊपर की ये जो राइट मेंशन की हुई है वो इंक्लूड नहीं करेगी सेक्शन 100 के अंदर, जो कि मॉर्गेज नहीं होता। अब अगला पॉइंट क्या है कि किसी भी आदमी को, आप आराम से समझो कि कोई भी एक आदमी है जिसको एक लैंड एक्वायर करनी है, उस लैंड खरीदनी है एक तरीके से, तो उस चक्कर में एग्रीकल्चर पर्पस के लिए वो करना चाह रहा है वो ज़मीन अपने नाम पे, ठीक है। तो उसमें क्या किया, उसके लिए एग्रीकल्चर पर्पस के लिए उसको जो टाइटल चाहिए, तो उसके लिए उसने एक खसरा उसने बनवा लिया। लेकिन वो जो खसरा है वो बना कहाँ है? इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर बना हुआ है। तो वो जो रजिस्टरिंग ऑफिस है ना, वो तहसीलदार को इंटीमेशन भेजेगा। अपन ने देखा था वो इंटीमेशन वाली बात है, रिटर्न इंटीमेशन भेजना पड़ता है। तो जब एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो खसरा प्रोवाइड किया जाता है रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के अंदर, उस टाइम पर रजिस्टरिंग ऑफिसर जो है वो तहसीलदार को इंटीमेशन भेज देगा, ठीक है। अब अगला, एनी पर्सन हुज राइट्स, इंटरेस्ट और लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू बी और हैव बीन एंटर्ड इन एनी रिकॉर्ड। अब किसी भी रिकॉर्ड में किसी भी आदमी के राइट्स, इंटरेस्ट या लायबिलिटीज को एंट्री होना रिक्वायर्ड है। राइट्स, इंटरेस्ट या लायबिलिटीज़ की एंट्री होना रिक्वायर्ड है या फिर एंट्री हो चुकी है, ठीक है। तो अगर ऐसा ऑर्डर मिले कि भैया आप ये जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके आओ, उनको प्रोड्यूस करो, हम उसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो उस आदमी को लेके आना पड़ेगा विद इन 1 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ सच रिक्विजिशन। वो ऑर्डर देने के बाद 1 महीने के अंदर अंदर आपको वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए लेके आने पड़ेंगे आपके डॉक्यूमेंट, ऐसा बोला गया। एनी पर्सन नेग्लेक्टिंग टू मेक द रिपोर्ट रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 1 और फर्निश द इंफॉर्मेशन और प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड बाय सबसेक्शन 3 within the period specified therein shall be liable at the discretion to a penalty not exceeding 5,000 rupees। क्या मतलब कि भैया इस सबसेक्शन 1 में और सबसेक्शन 3 में अगर जो आदमी को जो बोला गया है वो उसने नहीं किया है, तो तहसीलदार अपने डिस्क्रिशन के ऊपर फाइन लगा सकता है, जो कि 5,000 रुपये तक जा सकता है मैक्स, ठीक है।
any report regarding the acquisition of any right under this section received after the specified period shall be dealt with in accordance with the provisions of section 110 इसी MPLRC के। और दोस्तों ये था हमारा पूरी पढ़ाई हमारी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।